Assalamu alaikum. My roll number is 105. My topic is reasoning. रीजनिंग होता क्या है? अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि ये एक नॉलेज है जो बेस पे फैक्ट करता है। उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक डिसीजन लेती है। जैसे कि एक लॉजिक है, हम पहले उसकी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, फिर हम उसके बेसिक फैक्ट्स देखते हैं कि उसमें वो चीजें क्या हैं, और जब हम उसको इकट्ठा करके कंक्लूजन बनाते हैं उसे हम कहते हैं रीजनिंग कहते हैं। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक जगह पे मनी इन्वेस्ट करनी है। अब मनी इन्वेस्ट करनी है, उसमें हमने क्या करना है कि पहले हमने देखना है कि हमारे पास उसकी पहले हम नॉलेज इकट्ठी करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हम उसके फैक्ट्स वगैरह ढूंढेंगे। उसके अलावा फिर हम उसमें देखेंगे कि हम लॉजिकली सोचेंगे कि हम इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, हमें इसका कोई फायदा होगा कि नहीं। उसके बाद हम उसका पूरा कंक्लूजन इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। अब हम आ जाते हैं नीड ऑफ रीजनिंग इन एआई। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन कैसे रीजन करता है, कैसे काम करता है, प्रॉब्लम कैसे देखता है, डिसीजन कैसे लेता है, कंक्लूजन कैसे बनाता है, ये सारी हमेशा हमारा कंप्यूटर और रोबोट में फीड करने के लिए, ताकि वो ऑटोमेटिक पे काम करने पाए, और इसी तरह हमारी रीजनिंग की जो नीड है वो एआई पूरी कर सकता है। अब हम आ जाते हैं उसकी टाइप्स पे। उसकी टाइप्स क्या होती है रीजनिंग की? कॉमन सेंस रीजनिंग। कॉमन सेंस रीजनिंग क्या होता है? इसको क्यों यूज करते हैं? ये एक ऐसी रीजनिंग है, जैसे कि एक बच्चा है, उसको एक उसके अंदर सेंस होती है कि हमने आग में हाथ नहीं डाला, अगर मैं आग में हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। इसी तरह ये क्या है, उसका एक कॉमन सेंस है, उसके अंदर से ये इसके अंदर से एक्सपीरियंस डेवलप हुआ है कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो मेरी चीज इस तरह होगी। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर है और रोबोट है, ये कॉमन रीजनिंग को यूज नहीं कर सकते। उनको हमें ट्रेन करना पड़ता है कि हम इसको किस तरह यूज करें, कॉमन रीजनिंग सेंस को। उसके बाद हम आ जाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग पे। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? ये एक ऐसी रीजनिंग है जो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं, एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होती। ये ऐसा है जिसमें हम अपने पहले लिमिटेड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर उस पे बेस्ड हम एक न्यू कंक्लूजन बनाते हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल है कि आई विल गेट वेट इफ आई एम स्टैंडिंग इन द रेन। अगर मैं बारिश में खड़ा हुआ तो मैं भीग जाऊंगा। उसका फिर अगर दूसरी स्टेटमेंट में है कि अगर मैं बारिश में खड़ा, उसका अगर हम पूरा कंक्लूजन निकाले एग्जाम्पल का, तो उसका ये कंक्लूजन होगा कि मैं बारिश में भीग जाऊंगा या मैं गीला हो जाऊंगा। इसकी कंक्लूजन हमने जो उसकी दो स्टेटमेंट से मिलकर एक कंक्लूजन निकाला है। आता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? बेसिकली ये वो होता है कि जिसमें हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें हम फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि हमने डिडक्टिव रीजनिंग में जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको हमने मिलाकर उसको इकट्ठा करना है। उसके बाद जो हम न्यू एक्सपीरियंस निकालेंगे, हम जनरलाइज सोल्यूशन निकालेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में हम जैसे कि देखें कि मंकी इन द ऑस्ट्रेलियन जू ईट बनानास। फिर नीचे वाले में देखिए मंकी इन द जू ईट बनानास। उसका जो हम कंक्लूजन क्या है कि मंकीज बनाना खाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अबडक्टिव रीजनिंग। अबडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? ये एक ऐसी रीजनिंग है, ये एक टाइप है डिडक्टिव रीजनिंग की। उसके अलावा जो इसमें हमारा कंक्लूजन बनता है वो हमारा गलत भी बन सकता है। वो माइट भी रॉन्ग भी हो सकता है, माइट भी ट्रू भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि ग्राउंड इज वेट इफ इट इज रेनिंग, और अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, दूसरी स्टेटमेंट देखें कि ग्राउंड इज वेट, इसमें वो दोनों मिलकर कंक्लूजन क्या निकाल रहा है कि अगर शायद क्या कहते हैं, जो फर्श है या ग्राउंड है वो वैसे भी भीग सकता है, या उसके ऊपर पानी डाल दिया तो तब भी भीग सकता है। इज इट रेनिंग, अगर बारिश हो रही है कि नहीं। इसकी मतलब कि इस तरह की एग्जांपल है कि इसमें हमारे पास हमें एक चीज का प्रॉपर तरीके से पता नहीं चलता, वो ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब आता है मोनोटोनिक रीजनिंग। मोनोटोनिक रीजनिंग क्या है? इसमें एक ही डायरेक्शन होती है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। और अगर इसकी हम एग्जाम्पल देखें, इसकी एग्जाम्पल में है एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल में है कि अगर हम फार्मा स्लाइड आगे करी, सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट इन द वेस्ट। जैसे कि जमीन है या अर्थ है, वो सिर्फ सन के इर्द घूम रहा है। सन अपनी एक ही डायरेक्शन में, इसमें हम अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। अगर इसमें हम कोई भी चीजें को चेंज करने की कोशिश करें तो तब भी हमारी चीजें चेंज नहीं हो सकती। जबकि जो नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग है, इसमें यह है कि इसमें हमारी डायरेक्शन भी मूव होती है। और क्या कहते हैं, इसमें यह है कि ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज होती है। इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देख ले, कंसिडर अ बाउल ऑफ वाटर, इफ वी पुट इन द स्टोव एंड टर्न द फ्लेम in it, and it will obviously boil hot, and we will turn off the flame, it will cool down gradually। इसमें इसकी सिंपल सी एग्जांपल यही है कि अगर हम चीज पानी को डालते हैं, हम पानी को अगर उठा के रख भी सकते हैं, चीजों को हम उसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। इसमें अगर डायरेक्शन चेंज भी करें तो हमारा कोई मसला नहीं होगा। जबकि मोनोटोनिक में अगर हम डायरेक्शन चेंज कर लीजिए तो उसमें जितनी मर्जी हम चेंजिंग कर लें, उसकी चेंजिंग कंसिडर ही नहीं होगी। जबकि नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग में उसकी डायरेक्शन
हो गई या जो हम उसकी डायरेक्शन क्या चेंज करते हैं वो कंसीडर हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज propositional logic, and now Aksa will explain. अब हम बात करेंगे प्रपोजिशनल लॉजिक। प्रपोजिशनल लॉजिक एक सिंपलेस्ट मेथड है। प्रपोजिशनल मींस सेंटेंस या स्टेटमेंट। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, द स्काई इज ब्लू, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। जैसे हम एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट या सेंटेंस लिख रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रपोजिशनल। प्रपोजिशनल लॉजिक की अगर हम बात करें, तो जो भी आपके पास सेंटेंस होता है उसको हम लिख रहे हो, तो इसकी दो आउटपुट आती हैं। या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी, दोनों नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल 2+1 = 3, ये हमारे पास ट्रू है। इसी तरह 2+4 = 8, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरह अब एग्जाम्पल लेते हैं ट्रू और फॉल्स दोनों की। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट और सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये हमारे पास ट्रू भी आ रहा है और फॉल्स भी आ रहा है। जहां पे भी ये दोनों ट्रू और फॉल्स स्टेट आंसर आ रहे हो, तो वो हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक का पार्ट नहीं होता। अब हम सिमेंटिक और सिंटैक्स की बात करते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में एरर्स आते हैं, मींस प्रिंट एफ को अगर हम प्रिंट एफ एफ लिख दें तो हमारे पास एक सिंटैक्स एरर आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर की बात करते हैं। मींस सिंटैक्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या वे होना चाहिए रिप्रेजेंट का। फॉर एग्जाम्पल 1+2 को अगर हम 1 2 + = 4, तो ये हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, इसको हम प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं करते। इस तरह आप सिमेंटिक की बात करें, सिमेंटिक का मतलब यहाँ पर मीनिंग या वैल्यू है। मीनिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसका मीनिंग क्या आएगा। मीन्स या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स। अब हम सिंटैक्स की बात करते हैं कि प्रपोजिशनल लॉजिक में हम किस टाइप की प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो टाइप्स लेते हैं, एटॉमिक या फिर कॉम्प्लेक्स। एटॉमिक मीन्स सिंगल प्रपोजिशन, जैसे स्काई इज ब्लू, ये एक सिंगल प्रपोजिशन है। कॉम्प्लेक्स मीन्स इसमें दो भी स्टेटमेंट हो सकती हैं और दो से ज्यादा सेंटेंस मिलकर जो है ना वो प्रपोजिशन बना रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स। और इसको बनाने के लिए कौन कौन से सिंबल हेल्प करते हैं? प्रपोजिशनल लॉजिक में 5 सिंबल हैं जो हेल्प करते हैं: निगेशन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर हम निगेशन की बात करते हैं। निगेशन का मतलब क्या है? नॉट। मीन्स के अब हम लिखते हैं टुडे इज फ्राइडे, इसको हम पी डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे इज नॉट फ्राइडे, नॉट के लिए हम क्या यूज करते हैं? निगेशन, तो हम निगेशन पी लिख देंगे। इसी तरह आ जाता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम और ऑपरेटर भी कहते हैं। यू शुड ईट और वॉच टीवी एट अ टाइम, यू शुड ईट को हम पी डिनोट कर देते हैं, वॉच टीवी एट अ टाइम इसको हम क्यू डिनोट कर देते हैं। और जो और है, पी और क्यू के दरमियान जो है हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसी तरह आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। प्लीज लाइक माई वीडियो, ये इसको हम कर देते हैं पी, कह देते हैं पी। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल को हम क्या देते हैं? क्यू।
पी और क्यू के दरमियान जो ऑपरेटर यूज होगा वो एंड ऑपरेटर यूज होगा। इसके बाद आ जाता है इफ देन। इफ देन के लिए हम एम्प्लाइज का सिंबल यूज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सेंटेंस है, इफ देर इज अ रेन देन दी रोड इज देन दी रोड आर वेट। अगर हमारे पास जो है हमारे रेन हो रही है तो जो है सड़कें वो गीली हो जाएंगी। जो है इफ दी रोड इज इफ देर इज अ रेन, अगर रेन हो रही है इसको हम पी का नाम दे देते हैं। दी रोड आर वेट इसको हम क्यू का नाम देते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास ऑपरेटर यूज हो रहा था उसको हम कहते हैं इम्प्लाइज एरो का। आगे आ जाता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं उसको। आई विल गो टू मॉल इफ आई हैव टू डू शॉपिंग। आई विल गो टू मॉल को हम पी से लिख लेते हैं। आई हैव टू डू शॉपिंग इसको हम क्यू से डोनेट कर देते हैं। उनके दरमियान जो यूज होगा वो इफ एंड ओनली इफ को यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब सामने टेबल भी बना हुआ है, इसमें आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी सिंबल्स की। अब नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस ओनली इफ यू access you are CS students or you are not freshmen. You can access the internet from campus इसको हम P से डोनेट कर देते हैं। यू आर CS स्टूडेंट इसको हम Q से डोनेट कर देते हैं। यू आर नॉट फ्रेशमैन इसको हम R से डोनेट कर देते हैं। अब देखें, अब इनके दरमियान जो भी रिलेशन है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे है। यहाँ पे यूज हो रहा है यू आर एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस, इसके बाद आ रहा है ओनली इफ, तो यहाँ पे हम इम्प्लाइज का सिंपल यूज करेंगे। उसके बाद आ जाता है यू एक्सेस स्टूडेंट, उसके बाद आ रहा है और के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, दिस जंक्शन। फिर उसके बाद आ जाता है यू आर नोट फ्रेशमैन। अब नोट का आ गया है, नोट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, निगेशन, तो निगेशन आर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्ट लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है हमारे पास, वो मॉडल करता है वर्ड को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। सो फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्ट लॉजिक क्या करेगा, पूरे वर्ड को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, और जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो उस ऑब्जेक्ट को दूसरे किसी ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे कि एक टीचर एक ऑब्जेक्ट है और एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। टीचर की जो प्रॉपर्टी है वो फैकल्टी आईडी होगी, और स्टूडेंट की जो है वो रोल नंबर होगा। और ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं इसकी बेस पे हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। इसको हम कहते हैं लॉजिक, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल रिप्रेजेंट में ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल्स इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, सो सिंबल्स कैन बी रिप्रेजेंट यूज दीज थिंग्स। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स किस तरह से काम करते हैं। यहाँ तो हमारे पास सेट ऑफ ऑल अपर केस लेटर्स होंगे इंग्लिश अल्फाबेट में, या फिर हमारे पास सेट ऑफ ऑल डिजिट्स 0 to 9 होंगे, या फिर हमारे पास अंडरस्कोर करेक्टर होंगे। FOPL को हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि प्रेपोजिशनल लॉजिक में डिफाइन नहीं की होती। जैसे कि हम लिख सकते हैं ऑल डॉग आर ब्राउन, तो ये, तो इसको हम प्रेपोजिशनल लॉजिक में नहीं लिख सकते। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। एवरी अटोमिक सेंटेंस इज अ सेंटेंस। अब अटोमिक सेंटेंस क्या होता है, atomic sentence is defined as predict constant of RIT n followed by T1 Tn T2 and so on Tn, terms enclosed in parentheses and separated by commas। तो ये एक सेंटेंस की डेफिनेशन होती है कि टर्म एन टर्म है या फिर एन RIT है जिसमें आपके एन नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं।
जो पैरेंथेसिस के अंदर होंगी और कोमा से सेपरेटेड होंगी। अब सेंटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तरह अब हम सेंटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर ऐसे एक सेंटेंस है, इफ एस इज अ सेंटेंस देन निगेशन एस जो है वो उसका ऑल्सो सेंटेंस, निगेशन एस जो है इज ऑल्सो सेंटेंस। इफ एस वन एस टू आर टू sentences then एस वन एंड एस टू आर ऑल्सो सेंटेंसेस। इसमें हमको क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन। पहले वाले में हमने निगेशन यूज किया था, दूसरे वाले में हम कंजंक्शन। अब आ जाता है थर्ड, इफ एस वन एस एस इफ एस वन एस टू आर टू sentences then एस वन और एस टू आर ऑल्सो these are also sentences। इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, डिसजंक्शन और ऑपरेटर। इसके बाद आ जाता है एस वन एंड एस टू आर ऑल्सो सेंटेंस इज अ सेंटेंस। तो इसमें हम एस वन इम्प्लाइज एस टू जो है वो ऑल्सो सेंटेंस है, तो इसको हम इम्प्लीकेशन से डोनेट करते हैं, इम्प्लीकेशन यूज करते हैं इसके लिए हम। आगे आ जाता है फोर, फाइव वाला, इफ एस टू and s if s1 s2 are also sentences then s1 equivalence s2 is also sentences। इसलिए हम इसके लिए हम equivalence का यूज करते हैं। फिर आ जाता है if x is a variable and s is a sentence then for all s is a sentence। ये हमारे पास जो है ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फिर आ जाता है if x is a variable and s is a and s is a sentence there is exists some x for which s is a sentence। यहाँ पे ये जो हमारे पास हैं दो, सिक्स और सेवन, ये हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। इनकी टाइप्स में आगे डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास जो है लॉजिक प्रिडिक्ट लॉजिक की क्वांटिफायर जो है इनकी टाइप्स हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है, इसमें फॉर ऑल एक्स सच डैट, ठीक है, इसमें ऑल एक्स आ जाते हैं। और एग्जिस्टेंशियल में क्या होता है, इसमें कुछ एक्स जो होते हैं वो आते हैं, कुछ एक्स की वैल्यूज आती हैं। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ऑल बॉयज लाइक फुटबॉल। अब हमने नीचे लिखा हुआ है एग्जिस्टेंशियल सिंबल यूज किया हुआ है, सेमीकोलन, बॉयज ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है, एरो, लाइक ब्रैकेट में एक्स कोमा फुटबॉल। इसका क्या मतलब है, इसका मीन्स है फॉर ऑल एक्स एंड इफ एक्स is a boy then it will be and it will or he likes football। जब हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करते हैं तो हम एम्प्लॉयज को यूज करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम लेते हैं एग्जिस्टेंशियल की एग्जांपल, सम बॉयज लाइक फुटबॉल। यहाँ पे हमने एग्जिस्टेंशियल का यूज किया है, सेमीकोलन, बॉयज ब्रैकेट में एक्स और लाइक ब्रैकेट में एक्स कोमा फुटबॉल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट सम बॉयज इन, इफ एक्स इज अ बॉय ही मे लाइक फुटबॉल। जब भी हम एग्जिस्टेंशियल को यूज करते हैं तो उसके लिए हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करें। आवाज नहीं आ रही है आपकी। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फ्रेंस इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। इन्फ्रेंस हमारे पास क्या होता है, इन्फ्रेंस इज अ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज यूज्ड टू न्यूज फैक्ट और सेंटेंस फॉर एग्जिस्टिंग सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस, इसका मतलब होता है कि इन्फर करना या अनुमान लगाना, गैस करना। इसको हम मैकेनिकल प्रोसेस और कंप्यूटिंग न्यू सेंटेंस भी कहते हैं। और इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो कि न्यू टर्म्स को और फॉर्मूलाज को। आगे इक्वलिटी, इसमें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक डज नॉट ओनली यूज टू प्रेडिकेट टर्म एटॉमिक सेंटेंस। अच्छा जी, इसमें वो बात कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कोई भी ऐसा सेंटेंस प्रेडिकेट
टर्म्स नहीं यूज होती। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, इन्फ्रेंस में हम अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एक्स जो है, नेक्स्ट, तो अच्छा जी, एग्जाम्पल की हम इन्फ्रेंस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम बात करें कि एग्जाम्पल जो है, जोहन ब्रदर जोहन इज इक्वल टू सिमित। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ब्रदर जोहन है वो इज इक्वल टू सिमित के। ये हमारे पास कांस्टेंट में एक हमारे पास एग्जाम्पल है। जब हम इसे जनरलाइजेशन टर्म में लिखना है, जनरलाइजेशन टर्म में, तो हम ऐसे लिखेंगे कि नेगेशन का हमने साइन यूज किया हुआ है कि x इज इक्वल टू वाई विच इज इक्विवेलेंट टू x नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, ये सिमिलर है, ब्रदर जॉन इज सिमिलर टू ऑब्जेक्ट रेफर बाय सिमित। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे FOL इन्फ्रेंस रूल्स फॉर क्वांटिफायर्स फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। इन्फ्रेंस रूल्स, इसके कुछ रूल्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के। Again, as prepositional logic, we also inference rule in first order logic। जैसे कि हम बात कर चुके हैं prepositional logic की, उसमें first order logic की बात करेंगे। following some basic inference rule in first order logic। तो सबसे पहला रूल जो है हमारे पास वो है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, इसे हम एलिमिनेशन भी कहते हैं। यूनिवर्सल जनरलाइजेशन रूल हमारे पास क्या होता है, ये वैलिड इन्फ्रेंस रूल होता है विच स्टेट दैट इज, ये वैलिड करता है कोई भी स्टेटमेंट को अगर हमारे पास पीसी इज अ ट्रू फॉर एनी आर्बिट्री एलिमेंट सी इन द यूनिवर्सल ऑफ डिस्कवर्ड। इसमें वो बात करता है कि अगर हमारे पास पीसी कोई भी एलिमेंट्स अगर ट्रू है तो ये हमारे पास इसका कोई भी कंक्लूजन जो है वो निकल सकता है। अगर कंडीशन के लिए पीसी अगर ट्रू है तो हमारा कंक्लूजन आ सकता है। इसके अंदर ये बात करता है, एग्जाम्पल की बात कर देते हैं। लेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हमें, जैसे उन्होंने यहाँ पे बात की है, अ बाइट कंटेन 8 बिट्स। वो कहते हैं कि एक बाइट है जो कि कंटेन करती है 8 बिट्स को। सो फॉर, हमें इसे जनरलाइजेशन टर्म में कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल एक्स, ए जो है वो हमारे पास फॉर ऑल के लिए यूज होता है, फॉर ऑल एक्स पी ओवर एक्स। ठीक है, ऑल बाइट्स कंटेन 8 बिट्स। वहां पे एक बाइट की बात हो रही थी, यहाँ पे सारी बाइट्स की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें इसे जनरलाइजेशन टर्म में भी हमने लिख दिया। तो इट विल ऑल्सो बी ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू। आगे हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंसेंटेशंस की, इसे भी हम एलिमिनेशन भी कहते हैं। यूनिवर्सल इंसेंटेशंस इज आल्सो कॉल्ड एन यूनिवर्सल एलिमिनेशंस। यूआई इज अ वैलिड इन्फ्रेंस रूल्स, ये भी हमारे पास वैलिड फॉर्म के लिए यूज होती है। उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, न्यू सेंटेंस, हम इट कैन बी अप्लाइड न्यू सेंटेंस मल्टीपल न्यू टाइम्स टू ऐड न्यू सेंटेंस। इसे हम न्यू सेंटेंस के लिए अप्लाई करते हैं। अलग 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 जो सेंटेंस है वो बनाने के लिए हम इस जो रूल को अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास न्यू नॉलेज है तो इसे, अगर वो कहता है जी इट न्यू नॉलेज बेस इज अ लॉजिकल इक्विवेलेंट टू प्रीवियस नॉलेज बेस, अगर हमारे पास न्यू नॉलेज जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट हो सकता है तो प्रीवियस नॉलेज भी जो है वो इक्विवेलेंट हो सकता है। तो ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगर ये और क्या करता है, इट कैन इन्फर एनी सेंटेंस by obtain by substituting ground term for variables। कोई भी हमारे पास एनी सेंटेंस अगर आ जाए वो obtain करता है substituting ground term के बेस पे फॉर वेरिएबल्स को। ठीक है, उसके बाद हम ग्राउंड टर्म फॉर वेरिएबल, उसके बाद यूआई मतलब यूनिवर्सल इंस्टेंसेशन रूल स्टेट वी कैन इन्फर एनी सेंटेंस। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल वो कहता है कि इफ एवरी पर्सन लाइक आइसक्रीम, वो कहता है कि अगर एवरी पर्सन वो लाइक करते हैं आइसक्रीम को। अगर अगर अब हमने इसको जनरलाइजेशन टर्म में कैसे लिखना है, फॉर ऑल एक्स पी ओवर एक्स, सो वी कैन इन्फर दैट जॉन लाइक आइसक्रीम। एवरी पर्सन तो वो कह रहा है, बट हमें ये नहीं पता कि एवरी पर्सन कौन कौन से हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है इसके अंदर। तो उन्होंने यहाँ पे नाम ले लिया जॉन लाइक आइसक्रीम, जॉन जो है वो पसंद करता है आइसक्रीम को। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू है। आगे हमारे पास थर्ड रूल आता है इसका, एग्जिस्टेशन इंसेस्टेशन, इसे हम एलिमिनेशन भी कहते हैं। इंसेस्टेशन इज आल्सो कॉल्ड एन एग्जिस्टेशन एलिमिनेशन विच इज वैलिड इन्फ्रेंस। ये भी हमारे पास वैलिड रूल के लिए इस्तेमाल होता है, किसके अंदर, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में। इट कैन बी अप्लाई ओनली वंस टू रिप्लेस द
यहाँ पे भी वही बात करें कि ये अप्लाई करता है, रिप्लेस करता है वेरिएबल्स को। उसके बाद दिस रूल स्टेट दैट वन कैन इन्फर, ये भी इन्फर करता है। और फॉर्मूला गिवन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे ई का मतलब होता है एग्जिस्टेशन, एक्स का मतलब एग्जिस्टेशन एक्स पी ओवर एक्स फॉर अ न्यू कांस्टेंट सिंबल्स। आगे वो कहता है द रिस्ट्रिक्शंस विद द रूल विद दिस रूल इज दैट सी यूज्ड इन द रूल मस्ट बी अ न्यू टर्म फॉर विच पीसी इज ट्रू। जब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आती है तो कोई भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं कॉन्स्टेंट्स की, वेरिएबल्स की, अगर वो कंडीशन ट्रू है फिर हम जनरलाइजेशन टर्म यूज करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जिस्टेशनल क्रोन, हाँ जी, यहाँ पे एड और ऑन हीट एग्जिस्टेशन जोन। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि यहाँ पे जस्ट उसने वो बेसिकली वेरिएबल्स की बात की है, बट इसने यहाँ पे और का जो है वो नेगेशन यूज कर लिया, सो वी कैन इन्फर करता है आगे कोई से भी। यहाँ पे वो कहते हैं मैनी पर्सन, जितने भी पर्सन हो सकते हैं, और की कंडीशन इसके अंदर यूज होती रहेगी, डज नॉट अपेयर इन नॉलेज बेस। आगे हम बात करेंगे थर्ड फोर, हमारी जो है एग्जिस्टेंशियल इंट्रोडक्शन, इसे हम जनरलाइजेशन टर्म भी कहते हैं। an existential introduction is also known as a existential generalization which is a valid inference rule in a first order logic। ये भी हमारे पास वैलिड करने के लिए यूज होती है। उसके बाद जो हमारे पास इन्फर रूल को वैलिड करने के लिए यूज होती है, दिस रूल स्टेट दैट इज, अगर ये हमारे पास जो रूल का स्टेट है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास इफ देयर इज सम एलिमेंट सी इन द यूनिवर्सल ऑफ डिस्कवर विच हैज अ प्रॉपर्टी p, then we can infer that their resistance something is a universal यूनिवर्स विच हैज द प्रॉपर्टी। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि कोई से भी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स अगर हमारे पास इसके अंदर आते हैं जो कि इन्फर करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, तो वो हमारे पास एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, पी सी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टेंशन एक्स पी ओवर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास जनरलाइजेशन टर्म से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर ये केस हमारे पास ट्रू है तो दूसरा जो केस है जो कि हमारे पास वेरिएबल्स की कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में होता है वो भी ट्रू होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, अली गॉट गुड मार्क्स इन एआई, अली ने अच्छे नंबर लिए हैं एआई में। देयरफॉर समवन गो टू गुड मार्क्स इन एआई। अगर समवन का क्या मतलब है कि कोई भी यहाँ पे हो सकता है, वो लड़की है लड़का है, तो कोई भी यहाँ पे हो सकता है, ये हमें नहीं पता कि कौन सा है। तो दोनों कंडीशंस हमारे पास क्या है, ट्रू है। अगर हम जनरलाइजेशन टर्म यूज करते हैं तब भी ट्रू है, अगर हम उसे कॉन्स्टेंट्स की शक्ल में लिख सकते हैं कंडीशंस को तो तब भी ट्रू है। तो यहाँ पे कंडीशंस बनेगी एक्सिस्टेशन एक्स पी ओवर एक्स। ये हमारे पास तरह तरह के जो है एग्जिस्टेशनल केस आते हैं तो वो बेसिकली ट्रू होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। तो जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एजेंट्स को इंटेलिजेंट बनाना है, मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है। तो मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट मेजर फैक्टर इज नॉलेज। ह्यूमन बीइंग नॉलेज कैसे इकट्ठे करता है? नॉलेज है क्या? फैक्ट्स हैं, स्किल्स हैं जो हम अपनी एजुकेशन से, अपने एक्सपीरियंस से इकट्ठा करते हैं। और इंटेलिजेंस है एबिलिटी टू यूज दैट नॉलेज, और जब राइट टाइम आता है तो हम इसको नॉलेज को यूज करते हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है रीजनिंग। रीजनिंग जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज मतलब सोचना। जैसा कि हमने कॉमन सेंस रीजनिंग में एग्जांपल भी इसकी पढ़ी है कि एक बच्चा जब अपना हाथ वो देखते हैं कि आग के अंदर करता है या नहीं। अगर वो अपना हाथ आग के अंदर करेगा तो इसका मतलब उसने इंटेलिजेंस शो नहीं की, और अगर अपना वो हाथ आग के अंदर नहीं करता है तो इसका मतलब है कि उसने इंटेलिजेंस शो की है। ये तीन मेन फैक्टर है नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन और इंटेलिजेंस के। इन तीनों को हम एक मशीन के अंदर डालना चाहते हैं, क्योंकि मशीन खुद तो कोई एजुकेशन नहीं कर रही और ना ही उसके पास कोई खुद के पास एक्सपीरियंस है। जो हम उसके अंदर डालेंगे, जो हम उसको इंफॉर्मेशन देंगे, वो उसी पे ही एक्ट करेगी। तो ये हमारे तीन मेन फैक्टर्स थे। और नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास डिक्लेयर एक्टिव नॉलेज। डिक्लेयर एक्टिव नॉलेज इज अ नॉलेज अबाउट समथिंग, मतलब कि किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए डिक्लेरेटिव नॉलेज है जो आपके पास ऑब्जेक्ट और फैक्ट्स को जानने के लिए यूज होता है। तो इसमें यही है कि डिक्लेरेटिव नॉलेज किसी भी चीज को जानने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजरल नॉलेज।
प्रोसीजर नॉलेज इज हाउ टू डू समथिंग। प्रोसीजर नॉलेज में वो ये बताएगा कि प्रोसेस अप्लाई कैसे करना है, कौन सा प्रोसीजर यूज होगा एंड किस चीज को कैसे करना है, ये सब प्रोसीजर नॉलेज में यूज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज इन सारी टाइप्स का नॉलेज रखता है कि कौन सी टाइप क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या कर रहा है, और सारी नॉलेज का जो सारी टाइप्स हैं उसका नॉलेज मेटा नॉलेज के पास होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूरिस्टिक नॉलेज। एक तरह से ये रूल ऑफ थंब है, या जो भी आपके पास प्रीवियस नॉलेज होता है या प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, ये उनको कलेक्ट करके रखता है, और जब राइट टाइम आता है तो उसको ये यूज करता है। अवेयरनेस ऑफ अप्रोच है जो कि आपको नॉलेज की अप्रोच देता है। यहाँ पर आपको हर एक चीज, यहाँ पे इसकी हर नॉलेज आपको मिलता है, ह्यूरिस्टिक नॉलेज। तो ह्यूरिस्टिक नॉलेज ये काम करता है। लास्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर नॉलेज। ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट के, ये एक तरह का नॉलेज ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को यूज करने के लिए स्ट्रक्चर नॉलेज हमारे पास इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इसके मेथड्स हैं नॉलेज के, जिसमें आ जाता है लॉजिकल एजेंट्स। लॉजिकल एजेंट्स में सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं, जो भी नॉलेज आप उसको मशीन को दे रहे हैं, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, नो एम्बिगिटी होनी चाहिए। मतलब उसको सही क्लियरली उसको समझ आना चाहिए कि मैंने क्या एक्ट करना है, क्योंकि जैसा हम उसको नॉलेज देंगे वो सेम वैसे ही एक्ट करेगी। वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है कि वो अपने माइंड से कुछ ना कुछ उसको सॉल्व कर ले। वो एक मशीन है, जो हम उसके अंदर प्रोग्राम एंटर करेंगे वो उसी के मुताबिक सॉल्व करेगी। अगर उसके अंदर हमने उसको नॉलेज अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट किया तो वो एरर देगा। इसमें दो तरह के एरर्स होंगे, सिंटैक्स एरर होगा और सिमेटिक एरर होगा। सिंटैक्स एरर में कोई भी सेंटेंस है, हमें उसके नॉलेज उसके अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके अंदर हमने सिंटैक्स जो सिंबल्स होते हैं उनको यूज करना है और उनको अच्छे से राइट करना है ताकि मशीन उसको अच्छे से समझ सके। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है जियोमेट्रिकल ग्रामेटिकल एरर, यानी कि इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश में बात करें, लेट से आई इज गोइंग टू कराची टुडे। आई इज, अब यहाँ पे आई इज क्या है, ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे आई एम होना चाहिए था। तो ये मेरे पास एक सिंटैक्स एरर है। नेक्स्ट है स्मेटिक एरर। स्मेटिक एरर में स्मेटिक का मतलब होता है मीनिंग। तो इसका मतलब जो भी आप लाइन लिख रहे हो उसका सही से मतलब उनको समझ आना चाहिए। जैसा कि मैं कहूँ कि मैंने मैच खाते खाते रोटी देखी, अब यहाँ पे इसका पूरा मीनिंग ही गलत है, जबकि यहाँ पे आना था कि मैंने रोटी खाते खाते मैच देखा, आई वॉच द मैच वाइल ईटिंग फूड, दैट शुड बी अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो अगर आप यहाँ पर सिंटैक्स और स्मेटिक एरर कम से कम करोगे, 0% आने की कोशिश करोगे, तो एम्बिगिटी नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी सही से होगा और मशीन आपकी सही से अंडरस्टैंड कर पाएगी। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की दो टाइप्स हैं, नेक्स्ट प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक, जो अभी हमने एक्सप्लेन की थी। प्रोपोजिशनल में क्या था, ट्रू फॉल्स थी, और प्रेडिकेट में फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, इसको क्वांटिफायर्स को यूज करते हुए हम प्रेडिकेट लॉजिक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स। इसमें इफ देन की कंडीशन यूज होती है, अभी जो भी हम मशीन्स को इफ देन की कंडीशन देंगे वो उसके मुताबिक एक्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्मैटिक नेट। स्मैटिक नेट में सबसे जो हमारी रियल लाइफ एग्जांपल है वो है गूगल ग्राफ। गूगल ग्राफ का मतलब है कि जो गूगल का असिस्टेंट आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, गूगल असिस्टेंट, उसके ऊपर गूगल का सारा नॉलेज पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कि टॉम इज अ कैट, टॉम इज ओन्ड बाय जॉन। ये इसमें टॉम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके सारे इसके एट्रीब्यूट्स उसके साथ मिले हुए हैं। ये हमारे पास स्मैटिक नेट के तौर पे आता है जिसमें ग्राफ बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेम। फ्रेम में होता है स्लॉट्स एंड फिलर्स। ये भी एक तरह से स्मैटिक नेट है, लेकिन इसमें क्या है, और प्रिसाइज वे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। स्लॉट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट होती हैं और जो फिलर्स हैं वो एट्रीब्यूट्स है। जैसे टॉम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और उसके एट्रीब्यूट्स में उसके पास क्या क्या चीजें हैं, कैट है, टॉम एक कैट है, और टॉम इज ओन्ड बाय जॉन है, टॉम हैज 4 लेग्स है। ये सब कुछ क्या आ रहा है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल्स। नेक्स्ट एक हमारे पास मोडस पोनेंस। एक हमारे पास इन्फ्लुएंस रूल होता है जिसमें हम हिडन फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी हमारे पास गिवन फैक्ट है और हमारे पे कुछ हमारे से कुछ पूछा होता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, तो इसको हम इसके कंपेयर में हम जो भी रिस्पॉन्स देना होता है, जो हम फैक्ट हिडन फैक्ट होता है उसे हम आइडेंटिफाई करना होता है। यही हमारे पास मोडस पोनेंस होता है। अब हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। हमारे पास एक फैक्ट है, गिवन फैक्ट है हमारे पास, एक
मीन्स के यूनिवर्सल फैक्ट। इफ स्पैरो इज अ बर्ड देन स्पैरो इज फ्लाई। अगर स्पैरो एक बर्ड है तो वो फ्लाई करेगी। हम जो है स्पैरो इफ जो है स्पैरो इज अ बर्ड, इसको हम पी का नाम दे देते हैं। देन स्पैरो इज फ्लाई, इसको हम क्यू का नाम दे देते हैं। जब पी होगा तो पक्का क्यू होगा, जब भी पी होता है तो हमें पता है क्यू भी होगा। ये बात हमें पता चल गई है कि स्पैरो अगर एक बर्ड है तो वो जरूर उड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, कुनक्लयन है। कुनक्लयन निकल आता है कि स्पैरो इज फ्लाई। तो यही हमारे पास मोडस पोनेंस होते हैं। इसमें हम हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट में हमारे पास होता है स्पैरो इज अ बर्ड देन, इफ स्पैरो इज अ बर्ड देन स्पैरो इज फ्लाइज। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल पोनेम्स। इसके बाद हमारे पास जो होता है वो गिवन फैक्ट होता है। बर्ड जो स्पैरो इज अ बर्ड, ये हमारे पास है गिवन फैक्ट। तो इसी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास जो पर्टिकुलर कंक्लूजन निकलता है कि स्पैरो एक बर्ड है और वो उड़ सकती है। इसको हम जो एनएफ मींस नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो है पी एम्प्लाइज क्यू। एरो का निशान यूज करेंगे से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ एरो इज अ बर्ड देन स्पैरो इज फ्लाई, इसके बीच हम जो है देन का रिलेशन यूज करते हैं, और देन का रिलेशन, इफ और देन का रिलेशन यूज करते हैं। इसके बाद हमने एम्प्लाइज जो है वो यूज करना है पी इम्प्लाइज क्यू। जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल फैक्ट है और पी जो है वो हमारे पास गिवन फैक्ट है, और जो हमारे पास क्यू है वो